70। बोर्ड के पास ये पावर है कि इशू कर दे एक जनरल ऑर्डर उन लोगों को जिनका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने रिटर्न जमा करवानी थी, फिर भी रिटर्न जमा नहीं करवा रहे और एक्टिवली टैक्स पे नहीं कर रहे। ये जर्नल ऑर्डर के असरात ये पड़ेंगे कि आपका फ़ोन, सिम, बिजली, गैस बंद हो जाएगा और फॉरेन ट्रैवलिंग आपको बंद हो जाएगी। लेकिन अगर ऑब्वियसली बाद में आप अपने रिटर्न वगैरह जमा करवा दें तो अंडरलाइन किया हुआ पढ़ें, द बोर्ड में ऑर्डर रिस्टोरेशन, तो सारी चीज़ें आपकी रिस्टोर हो जाएंगी। तो बोर्ड और द कमिश्नर हैविंग जुरिस्डिक्शन, जिसकी पावर है आपके ऊपर, ओवर द पर्सन मेंशन इन इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर, जिसका नाम, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको काट दें। द बोर्ड और द कमिश्नर हैविंग जुरिस्डिक्शन, आपके इलाके का कमिश्नर, हैविंग जुरिस्डिक्शन का ये मतलब होता है। द बोर्ड और द कमिश्नर हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर द पर्सन मे ऑर्डर रिस्टोरेशन ऑफ मोबाइल फोन, सिम्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस इफ ही सेटिस्फाइड दैट, अगर बोर्ड मुतमईन हो दैट द रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड, कि रिटर्न आपने जमा करवा दिया, अल्लाह का शुक्र है, एंड द पर्सन वाज नॉट लायबल टू, या आपने जमा करवा दी है या बाद में पता चले कि आपने जमा करानी नहीं थी क्योंकि आपकी इनकम ही 6 लाख से कम थी, फिर तो वैसे ही कोई मसला नहीं। जैसे आपके साथ वाला बच्चा बैठा हुआ है, अब वो इनकम ही नहीं कमा रहा, तो उसका फ़ोन बंद, बिजली गैस कुछ बंद करके बाद में पता चले ये तो बेचारा इनकम ही नहीं कमा रहा था, तो ऐसा भी हो सकता है कि बाद में आपको रियलाइज़ हो जाए कि यार हमने तो गलती कर दी है। अच्छा, अ पर्सन शेल बी इंक्लूड इन द जनरल ऑर्डर इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, आपको जनरल ऑर्डर में तब डाला जाएगा जब आप ये कंडीशंस पूरी कर दें। वो कंडीशंस क्या हैं? जनरल ऑर्डर में कब डाला जाएगा, जनरल ऑर्डर से कब निकाला जाएगा नहीं, जनरल ऑर्डर में कब डाला जाएगा, यानी आपके खिलाफ एक्शन कब होगा। नोटिस फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न हैज बीन इशूड, अगर आपने रिटर्न जमा नहीं कराई थी तो कमिश्नर पहले आपको नोटिस भेजेगा। ये नहीं होगा कि कमिश्नर मुंह उठा के कह देगा भाई हम आपके गैस और बिजली और चीज़ें बंद कर रहे हैं, कमिश्नर पहले आपको नोटिस भेजेगा। तो 114 का 4 लगने के बाद गैस और बिजली बंद होगी, पहले आपको नोटिस भेज के देखा जाएगा आप रिस्पॉन्ड 30 दिनों में करते हैं या नहीं करते हैं, फिर आपको ये सजा दी जाएगी। A person shall be included in the general order if the following sharaait are पूरी। नोटिस फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न हैज बीन इशूड बाय कौमी, कौमी ने आपको वो नोटिस इशू कर दिया है। डेट ऑफ कंप्लायंस ऑफ नोटिस हैज elapsed, 30 दिन गुजर गए हैं, आपने 30 दिनों में भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, अगर कल आप लोगों ने ये याद की थी प्रोविजंस, 30 दिन गुजर गए हैं, 30 दिन में भी आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, एंड द पर्सन हैज नॉट फाइल्ड द, 30 दिन भी गुजर गए हैं और आपने रिटर्न भी जमा नहीं करवाई, यानी कि डायरेक्ट गैस बिजली बंद नहीं होगी, पहले आपको कहा जाएगा रिटर्न जमा करा दो, 30 दिन में आप जमा करा दें तो बस ठीक है, लेकिन 30 दिनों में भी जमा नहीं कराते तो कमिश्नर नोटिस भी दे दिया, नोटिस के बाद आपको 30 दिन भी दिए, वो भी गुजर गए, फिर भी आप ढीठ रिटर्न जमा नहीं करा रहे, स्टर्बन एंड द यही स्पेलिंग है, STUBBORN, and the stubborn person has yet not filed the return, इसने अभी भी रिटर्न जमा नहीं कराई। आया है भाई, आपके लिए पूरी क्लास खाली करा लेते हैं, टाइम है आने का। बेवा ने रिटर्न जमा नहीं करानी, ऐसा यतीम जिसकी उम्र 25 साल से कम है उसने रिटर्न जमा नहीं करानी, ऐसा यतीम नहीं जो खुद 65 साल का हो चुका हो, कि 65 साल का कहे कि मेरे तो अब्बू फौत हो गए हैं, नहीं इसमें हंसने वाली तो कोई बात नहीं होती, मैं तो एक बात कर रहा था। अ डिसेबल्ड पर्सन
माजूर, लेकिन ये नहीं कि उंगली कटा के शहीदों में शामिल हो जाएं। डिसेबल्ड पर्सन, अ नॉन रेजिडेंट पर्सन। तो इन 4 लोगों ने रिटर्न जमा नहीं करानी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर विडो जो है वो 7 मिलियन कमा रही है तो हम कहें चलो खैर है, बेवा है, लुट में चाहिए, 70 लाख कमा रही है, तो फिर इसको जो है वो इसको इनकम माफ़ नहीं करेंगे। एक माजूर है, उसने 2 अरब रुपया कमाया, तो ये नहीं कि इसको टैक्स माफ़ कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। ये इनको कब माफ़ है, अब हमने ये पढ़ना है। विडो, ऑर्फन बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स, अ डिसेबल्ड पर्सन और अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, या हाइब्रिड में लेट आने वालों को अब क्या किया जाए? आप लोग बता दें, सारे हाइब्रिड वाले खुद बताएं इनका क्या किया जाए। बिरयानी, यार बिरयानी कहाँ से आ गई ये? चलें बैठ जाएं, शुक्रिया। लेट आने पे हम तो आना ही काफ़ी है शायद। अच्छा भाई, अब जो है ना तकरीबन 4 से 5 मिनट बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। वो जो माइंड है अपना ज़रा एक्टिवेट कर लें। पे 335 पे मुझे ये बताएं कि सरासिफ की गाड़ी 1000 सीसी से ऊपर है और सरासिफ सीए हैं, मैं कहता हूँ, और फ़र्ज़ कर लें सरासिफ हैं सीए, तो अगर ये 2 बातें हैं सरासिफ में, तो सरासिफ ने एक ना फ्लैट भी है उनका इस्लामाबाद में, तो सरासिफ ने हाइब्रिड में दूसरी रो सवाल जल्दी पूछ लें उनसे, फिर हम आगे चलते हैं। सरासिफ, अब आप भी कह रहे होंगे आप लोग हिलने भी ना दिया करें, बुत बन के बैठ जाए हम। 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी है सरासिफ के पास, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो आपने देखी होगी। सीए हैं सरासिफ, ये भी आपको पता है। इस्लामाबाद में उनका फ्लैट है, चलें ये मैं बता देता हूँ। तो अब सरासिफ किस पॉइंट के तहत रिटर्न जमा करवाएं? नहीं, इनमें से किसी पॉइंट के तहत रिटर्न जमा नहीं करवाएंगे, सरासिफ इस पॉइंट के तहत रिटर्न जमा करवाएंगे कि उनके साल की इनकम 6 लाख से। ये सबसे पहला ट्रैप है, सबसे पहला जाल है जिसमें टैक्स पेयर को पकड़ा जाता है। अगर इसमें पकड़ा जाए तो फिर अगली चीज़ें पूछने की ज़रूरत ही नहीं। फिर आपने उससे क्यों पूछना है आप क्या कर रहे हैं, आप सीए किया हुआ नहीं, बस आप 6 लाख से ज़्यादा कमा रहे आएँ और टैक्स जमा कराएं, रिटर्न जमा कराएं और जाएं। तो सबसे पहले कहाँ पकड़ा जाता है रिटर्न जमा करवाने के लिए? 6 लाख। अगर आपकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा है तो यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम। हाँ, अगर कोई ऐसा सीए है जिसने ताज़ा सीए किया है, उसके पास जो है वो 400 सीसी की मोटरसाइकिल है, नहीं होती 70 सीसी कर लो, होंडा सीडी 70, चलो उसके पास 70 सीसी की मोटरसाइकिल है, अभी ताज़ा सीए किया है उसने, और उसने भी इस साल कमाया 5.5 लाख रुपया, सैलरी कमाई है उसने 5.5 लाख रुपया। तो अब वो मेरे ख्याल से 0.9 में पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसने क्या कर लिया है, अब वो रिटर्न अपनी जमा करवा के आएगा, लेकिन ऑब्वियसली वो रिटर्न में लिख के आएगा कि मेरी इनकम्स 6 लाख से कम है, इसलिए मेरा टैक्स नहीं बनता, ये लिख के आएगा। क्लियर? तो जो बंदा ये अटेंटिव, इनको किधर कौन सी क्लास हो रही है, इधर देखना साथ, मैं इधर से समझा रहा हूं। और अच्छा, अगर एक सीए 5 लाख से कम कमा रहा है, 6 लाख से कम कमा रहा है, तो क्या ये सीए रिटर्न जमा करवाएगा? जी करवाएगा। लेकिन अगर ये आर्टिकल्स कर रहे और अभी सीए पूरा नहीं हुआ और 5.5 लाख कमाने लग गया तो फिर बेशक रिटर्न जमा ना करवाए, कोई मसला नहीं। इसी तरह एक डॉक्टर साहब हैं, दिन रात एक किया उन्होंने, फिर भी सिर्फ 5,99,999 रुपए कमा सके, तो ये डॉक्टर साहब अब रिटर्न जमा करवाएंगे किस पॉइंट के तहत? पॉइंट नंबर 9 के तहत। ठीक है, फर्ज करें लोगों के दांत निकालते हैं ये मुक्के मार के, तो ये रिटर्न जमा करवाएंगे। जिंदगी में कभी लड़ाई तो नहीं की आप लोगों ने किसी से? हाथ खड़ा करें, अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ खड़ा करें। 3 4 5 6 7 हाइब्रिड में जिंदगी में लड़ाई तो नहीं की कभी किसी से? बस लास्ट रो में 2 स्टूडेंट्स, बाकी सब अच्छा माशाल्लाह। ओके,
लड़ाइयाँ करना तो अमाल को ऐसे इरेज कर देते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम 3 एग्जाम्पल्स करते हैं, उनसे पहले ये समझ लें, ये 4 लोग, भाई बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत है, ये 4 लोग अगर इस वजह से आ रहे हैं, ये सारी इसी सफ़े पे होनी चाहिए थी वैसे, ये तस्वीर खींचो, उसे कोई एक ही सफ़े पे कर दे या आइंदा बुक में। अगर ये 4 लोग इस वजह से आ रहे हैं तो ना आओ, कोई मसला नहीं, खैर रिलैक्स करो, हम कौन सा आपको बुला रहे हैं, ना आओ। लेकिन अगर इसके अलावा किसी वजह से आप आ रहे हैं तो फिर आप जो है वो आ जाए। लेकिन अगर इन वजह से आप आ रहे हैं, बेवा क्यों आ रही हो, वो कहती मेरी तो इस्लामाबाद में फ्लैट है, नहीं 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 ना हो। यतीम क्यों आ रहे हो, कहते मेरा वो रेटिंग एरिया क्या, ना ना यार ना ना ना। माजूर तुम क्यों आ रहे हो, कहते मैंने 1200 सीसी की गाड़ी ली है, नहीं 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 यार जाओ, खैर नो प्रॉब्लम एट ऑल। बेवा क्यों आ रही हो, क्योंकि मैं सीए हूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम्हें तो रिलैक्सेशन नहीं है। मेरे ख्याल से अगर कोई बंदा इस वजह से आ रहा हो, बेवा, यतीम, माजूर और नॉन रेजिडेंट, तो इन 4 लोगों को रिलैक्सेशन है, इन 4 लोगों को रिलैक्सेशन है। ये पहले सफे पे आके लिखा हमने। भाई नींद पूरी करके आते हैं आप लोग? कभी कभी कोई चीज आती है आपको, मुझे लगता है नींद नहीं पूरी करके आए हुए, कोई ऐसी चीज आती है जिस वजह से आप हाथ मुंह के करीब ले जाते हैं। नेचुरल है क्या? आ जाती है, क्यों आती है? नहीं तो सुस्ती की अलामत है। सर्दी की अलामत है। ये बाल हटाओ यार, इसके बाल में तो कितने दिन से कह रहा हूं साफ करा इसके बाल, क्या बना हुआ है। ओके, तुम चारों अगर इस वजह से आ रहे हो तो ना आओ। जैसे आप दोस्त को नहीं कहते अगर तुम मेरा टाइम ज़ाया करने आ रहे हो तो ना आओ, तो तुम चारों अगर और किसी वजह से आ रहे हो तो आ जाओ। अच्छा, अब एक माजूर कहते हैं मेरी तो दुकान का बिल ही 6 लाख रुपए आता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक माजूर कहते हैं मैं तो ट्रेड और बिजनेस एसोसिएशन का बड़ा मेंबर हूं वहां का, आ जाओ आ जाओ माजूर आ जाओ। एक माजूर कहते हैं मेरी तो फॉरेन इनकम्स है, मेरा तो लेवल है, आ जाओ आ जाओ। एक बेवा कहती है मैंने तो इस साल 6 अरब रुपया कमाया है, आ जाएं, रिस्पेक्ट दें थोड़ी सी, आ जाएं आ जाएं। ओके, तो ये लाइनें तो आपने याद की हुई है ना, शेल नॉट रिक्वायर रिटर्न सोली बाय रीजन, अगर सिर्फ इस वजह से आ रहे हो, अगर सिर्फ इस वजह से आ रहे हो तो ना ही आओ तुम। यानी औरत एंटर होने लगी तो सिक्योरिटी गार्ड एफबीआर का पूछेगा आप बीवी हैं या बेवा हैं, वो कहेगा मैं तो बेवा हूं। क्यों आ रही हैं फिर? वो तुमने देखा नहीं मेरी 1200 सीसी की गाड़ी पे मैंने वो पार्किंग की है उधर, ध्यान रखना उस गाड़ी का, बस सिर्फ इस वजह से आ रही हैं, चलें फिर जाएं, रहने दें। रह के उससे भी थोड़ा सा टैक्स आ गया सिक्योरिटी गार्ड को उधर। अच्छा जी, कंक्लूजन्स को हम छुपा देते हैं। मिस सलमा इज बेवा नंबर 1 ऑफ टुडे, मिस ताहिरा इज बेवा नंबर 2 एंड मिस सिरम इज बेवा नंबर 3। मिस सलमा अ विडो हैज शेयर्ड, हंसने की बात तो नहीं, इसको शोर चला गया, हंस रहे हैं, शेयर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विद यू फॉर टैक्स ईयर 2021। मैंने ना 7 लाख कमाया है, सलमा ने आके बोला मैंने ना कितना कमाया, मेरी 12 सीसी की गाड़ी है। बाजी आप आ जाएं, आपको तो 6 लाख की वजह से हमने बुलाना है, गाड़ी आपके पास हो ना हो हमें इससे कंसर्न नहीं है, आप तो 6 लाख वाले ट्रैप में फंस गई हैं।
शी इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न 114 के 1 का 1 का बी, 114 के 1 के ए बी के तहत आइए आइए आइए, मरहबा मरहबा, आइए टैक्स जमा कराइए और जाइए। 114 के 1 का ए बी, इसकी इसमें फंसी हैं ये जी। नेक्स्ट जी, मेरा नाम ताहिरा है जी जी, आइए आइए। आपने क्या कमाया है? बहुत कोशिश की, मैंने 2 लाख कमाया इस साल। गाड़ी है मेरे पास, बाहर जाके देखो 1300 सीसी वाली। अच्छा बाजी, आपकी इनकम तो बहुत कम है, आप किस वजह से आ रही हैं? तो गाड़ी है मेरे पास 1300 सीसी। ना 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 बाजी, खैर है, रिलैक्सेशन अवेलेबल है, शिल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रिटर्न। आपने रिटर्न जमा नहीं करानी। नेक्स्ट जी, इरम नाम है मेरा, मैंने बताना है, हैज शेयर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विद यू। बहुत कमाया मैंने, 2,80,000 कमाया। मैं सीए कर रही, सीए करनी नहीं, कर लिया कर लिया कर लिया है। ये और बात है, उम्र 50। अच्छा सॉरी, तो ये तो ऐसे लोगों ने लतीफे बनाए होते हैं हकीकत को सामने रख के। अच्छा जी, तो सॉरी यार, कोई बात नहीं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत बच्चे टाइम पे करते हैं। पुराने ज़माने में होता था कि 6 महीने में तकरीबन कोई 100-150 बच्चा सिर्फ पास होता था। एक दफ़ा सिर्फ 300 आई कैप ने कर दिया था, तो फिर ताना देते थे लोग, ये वो लोग हैं जो 300 में निकले थे, वो फिर ताना बन गया था। जब आई कैप ने 300 निकाले थे तो उसमें निकल गए थे जी। मिस इरम इज़ अ विडो, इसने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो विडो इस वजह से आ रही है कि उसकी इनकम 2,80,000 है, इस वजह से तो हम इसको नहीं बुलाएंगे। तो पहले ट्रैप में तो नहीं फंसी, लेकिन उसको रिलैक्सेशन तब मिलती जब वो इन वजह से आती। अब वो इन वजह से तो आ नहीं रही, वो तो किस वजह से आ रही है? तो सीओ फिर तो आएगी, क्योंकि यहां तो रिलैक्सेशन अवेलेबल नहीं है। इसके मुताबिक आना नहीं इसने, लेकिन मजबूरन इसके मुताबिक आना। हाँ, अगर सीए ना होती और उसका फ्लैट होता 2100 स्क्वायर फुट का, फिर उसे हम रिलैक्स कर देते। पता नहीं, 3 एग्जांपल्स के जरिए कोशिश किया हर किस्म का सिनेरियो समझाने की। देखें आपके पेपर में कौन सी एग्जांपल आती है। आ गई है समझ? याद करने में तो बड़ा आसान है ये बातें, ये याद तो आपको 1 सेकंड में घर जाके हो जानी है, लेकिन पल्ले पड़ी हैं या नहीं, ये थोड़ा सा मुझे ये प्रोविजन है ज़रा समझने वाली। चलें जी, रजिस्टर निकालें 7 वाले के बैग से, FAR 1 का, और उस पर वेल्थ स्टेटमेंट बनानी है आज हमने। चलें टैक्स का ही निकाल लें। पेज 340। अच्छा जी, शफकत का हाथ रखें 7 वाले के सर पे, बॉल पॉइंट निकालें। अल्लाह करे इसको पढ़ने की तौफीक मिल जाए। प्लॉट एंड DHA लाहौर, इतनी जोर से आप लोगों ने आमीन बोला है जैसे उसके सारे हालात आपके सामने हैं। प्लॉट एट DHA लाहौर। अच्छा जी, वेल्थ होती है किसी बंदे की जायदाद। तो कल के न्यूमेरिकल की किसी ने कुछ एक, चलिए वो कल का मैं लफ्ज़ क्यों बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ करके बोलूँगा। प्लॉट एट DHA लाहौर 3500। एक समझ लें हम P&L टाइप बनाने लगे हैं, और एक समझ लें हम बैलेंस शीट टाइप बनाने लगे हैं एक बंदे की, लेकिन ज़ाती P&L और ज़ाती बैलेंस शीट। लेकिन एक काम इसमें कीजिएगा कि P&L बैलेंस शीट बेशक लेड पेंसिल से लिख दें, सिक्के की पेंसिल से, बाद में हमने इसको मिटा के कोई और नाम रखना है इसका। यहाँ पे 2-3 लाइनें हमें छोड़ दें, यहाँ पे भी 2-3 लाइनें छोड़ दें। P&L बैलेंस शीट बेशक आप लोग ना लिखें, बस जहन में समझें कि P&L बैलेंस शीट बना रहे हैं। हेडिंग्स बाद में लिख देंगे। P&L में हम डालेंगे इनकम्स, तो 3 लाइनें छोड़ के जल्दी से इनकम का लफ्ज़ लिखें, और एक्सपेंसेस। 3-4 इनकम्स होंगी, 5-6 एक्सपेंसेस होंगे।
बैलेंस शीट में अब डालेंगे हम एसेट्स और लाइबिलिटीज। कैपिटल नहीं होता, बस इसमें कैपिटल नहीं होता, एसेट्स और लायाबिली। थोड़ा थोड़ा डर लगे तो साथ वाले का हाथ पकड़ लें। ये साथ वाले में मसला है। अच्छा जी, लाइट गई हुई है, लेकिन आप देख रहे हैं हम तालीम के फ़रोग के लिए कैसे कोशिश हैं, हमें भी पढ़ाएंगे आपको। प्लॉट 3500, नोट करें जी, प्लॉट 3500। प्लीज भाई बी अटेंटिव, अभी रसगुल्ले आ जाएं सब नजर आने लग जाएगा। फिर ये इंटरेस्ट की बात होती है, बंदा इंटरेस्ट ले रहा है चीज में या नहीं। ओके अच्छा, इसको ना कैपिटल इन एबीसी एंड कंपनी का नाम थोड़ी देर में नीचे जाके मैं बताऊंगा। ये असल में नीचे जाके पता चलेगा, इधर से तो पता भी नहीं चल रहा। इसने किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, तो उस पार्टनरशिप फर्म कह रही है कि तुमने मेरे कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो इसके जूते पहन के देखें तो इसके लिए ये रिसीवेबल होगा। तो इसका मैं नाम रखने लगा हूँ रिसीवेबल फ्रॉम एओपी। ये जिस एओपी के अंदर पार्टनर है उससे ये पैसे रिसीवेबल हैं। यानी एओपी कह रही होगी तुमने कैपिटल डाला हुआ है, और ये कह रहा होगा हाँ मैंने ये पैसे रिसीव करने हैं। रिसीवेबल फ्रॉम एओपी कितना है माय डियर? 2500। रिसीवेबल फ्रॉम एओपी 2500। यहां आज हम बनाने लगे हैं इस बंदे की वेल्थ स्टेटमेंट। नदीम, तेरे पास ज्वेलरी पड़ी हुई है, तूने अपना नाम नदीमा रख लिया? ज्वेलरी 5 लाख, शेयर्स पड़े हुए हैं किसी कंपनी के 1000, ज्वेलरी ओके अच्छा, शेयर्स 1000। शेयर्स का पड़े होना मैं लिख रहा हूं, बिकना तो कैपिटल गेन में जाएगा। कैश और बैंक, वर्किंग नंबर 1 कैश एंड बैंक कितना है? 15 दफा 100, 2 दफा 1000। ओके, लोन कितना लिया हुआ इसने? मैं देख लेता हूँ। रिलैक्स, नो रिलैक्स, आप लोग बस टेक लगा के सो जाया करें। क्लास खत्म होगी आपको उठा देंगे, फिर अगले टीचर आएंगे फिर सुला देंगे। ओके आप एंड पे आखिरी रो में बॉयज सीरियस क्यों हो? अच्छा जी, he earned salary income of 1200, he earned salary income of 1200, कैश डेबिट और सैलरी इनकम क्रेडिट। आप लोगों ने की मर्जी है, छोटी छोटी किताब पे करके जर्नल एंट्रीज लिखनी है वहां लिख लें, या रफ वर्किंग में कहीं जर्नल एंट्रीज लिखनी है वहां लिख लें। पेपर में जर्नल एंट्रीज लिखनी नहीं है, बस जहन में सोचनी है। कैश डेबिट सैलरी इनकम क्रेडिट करें जी, पोस्ट करें। कैश में कितना डाल दूं?
1200। कैश एंड बैंक तो नहीं बताया ना उसने, भी कुछ भी हो सकता है। कैश एंड बैंक डेबिट, सैलरी इनकम क्रेडिट। तो ये वेल्थ स्टेटमेंट उसकी जायदाद की डिटेल बता रही है हमें। समझ लें हम नदीम के घर तक पहुंच गए हैं। बंदा आइडेंटिफाई करें जिसने अभी तक स्वेटर नहीं पहना। पाए तुसी किहड़े पिंडों आए हो? अच्छा अच्छा, चलें। एंड पे टैक्स ऑफ ₹1,00,000, 1,00,000 रुपया टैक्स पे किया है। एंट्री बताएं। टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, इसकी जाती अकाउंटिंग हो रही है, समझ लें। जी बोलें। पॉज करो जरा। अच्छा, ये उठ के जाने लगा था। टैक्स एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। टैक्स एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। केयर बहुत किया करें आजकल साथ वाले की। गरम अंडे, गरम दूध, कोई उसको रजाइयाँ ला के दे दिए, कोई उसको जो है वो आपने स्वेटर ला के गिफ्ट कर दिया। बहुत केयर करें, अभी हवा लग गई ना उसे। अच्छा जी, ही सोल्ड शेयर्स ऑफ 2,00,000 फॉर 350। तो कैपिटल गेन कितना आया? ऑफ 2,00,000 फॉर 350,000। वैसे टोटल शेयर कितने पड़े हुए हैं? 1,000 में से 350,000 बेच दिए? नहीं, 1,000 में से तो नहीं 350,000 बेचे। 1,000 में से 2,00,000 वाले बेचे। 1,000 में से 2,08,000 अभी तक पड़े हुए हैं। तो शेयर्स बेचने की एंट्री वही है जो फिक्स्ड एसेट बेचने की एंट्री है। कैश डेबिट और शेयर्स क्रेडिट। फिक्स्ड एसेट बेचने की भी ये एंट्री है ना, कैश डेबिट फिक्स्ड एसेट क्रेडिट। कैश डेबिट, फिक्स्ड एसेट्स की बीवी क्रेडिट और गेन आ जाता है। यही एंट्री शेयर्स बेचने की है। कितने वाले? 200 वाले। कितने के बेचे? गेन चलें जी, पोस्ट करते हैं इस एंट्री को। समझ लें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की क्लास में आ गए हैं। सिंपल सिंपल बातें हो रही हैं जी। कैश कितना आया? 350। कैश आया 350। खुशी कितनी आई? गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स जी 150। और शेयर्स क्रेडिट कितने से? 200 से। चलो चलिए, दुनिया दी उस नुकरे वापस। चलें आगे चलें। उसने अपना जाती लोन वापस कर दिया 5 लाख रुपए। सेटल्ड लोन डेबिट कैश क्रेडिट। कितना था उसमें से कितना वापस कर दिया? लोन डेबिट, लोन डेबिट। टेक लगा के करें ना, कोई कॉन्सेप्चुअल चीज है मैं बता दूंगा। ऐसे लगे हुए फारग काम हम। लोन डेबिट
कैश क्रेडिट -500। असल में एक दो लोगों को मैंने देखे वो ऐसे देख रहे हैं, हो ही नहीं कुछ ना, कुछ हुआ तो मैं खुद बता दूंगा। कर लें साथ वाले से बातें हाइब्रिड में, कौन पूछने वाला है, कौन देखने वाला है, करें पूरी क्लास को डिस्टर्ब करें, ऊंची ऊंची बोलें, चीखें चिल्लाएं, शोर मचाएं। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आर 8.5 लाख, घर के खर्चे 8.5 लाख हैं, क्या एंट्री बताएं? एक्सपेंस डेबिट, समझ लें घर की काउंटिंग हो रही है। बच्चा पेंसिल खरीदेगा, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। बीवी ने कपड़े खरीदे, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। नहीं नहीं नहीं, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। 8.5 लाख रुपए घर के खर्चे, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। उधार तो नहीं कर लिया? उधार पे तो नहीं इसने आटा, दालें, चावल, चीनी, मीनी, शक्कर, घी, देसी गुड़, ऑर्गेनिक लाइफ गुजार रहे हैं आप लोग? गुड़ इस्तेमाल करते हैं या शुगर इस्तेमाल करते हैं? शुगर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट। तो गन्ना इस्तेमाल कर लिया कभी चाय में। नेक्स्ट, ही हैज गिवन गिफ्ट ऑफ 4 लाख टू हिज ब्रो, उसने अपने ब्रो को गिफ्ट दिया है। कामी नाम नहीं था उसका, नदीम बड़े भाई का नाम था, छोटे भाई का नाम कामरान है, बाकी 3-4 की लिस्ट मेरे पास है। ही हैज गिवन गिफ्ट ऑफ 4 लाख टू हिज ब्रदर कामी थ्रू क्रॉस चेक, क्रॉस चेक से दिया। अब हम कैश एंड बैंक को इकट्ठा ही लेके चल रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर क्रॉस चेक से ना देता तो एंट्री तो फिर भी हमने वही करनी थी, लेकिन फिर वो कामरान के हाथों में इनकम बन जानी थी, वो तो हमारी डिस्कशन ही नहीं है, क्योंकि पहले नदीम को तो देख लें हम। तो गिफ्ट तो एक्सपेंस होता है, गिफ्ट मेरा नहीं ख्याल आप लोगों के इलाके में पता नहीं ऐसा हो कि गिफ्ट देते हुए रिसीवेबल बुक करें कि अगले से वापस आएगा, इंशाल्लाह हमारी शादी होगी तो वो भी लाएगा। तो आप लोगों के इलाके में ऐसा होता होगा, हमारे इलाके में भी होता है, लेकिन अब छोड़ें, अब क्या कर सकते हैं, अब इसी तरह है, हमने ही आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना है। ये जो 200-250 लोग बैठे हुए हैं, यही अगर नियत कर लें तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। गिफ्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, ठीक है, बैंक क्रेडिट। तो कैश एंड बैंक अकाउंट असल में इकट्ठा ही चल रहा है। गिफ्ट एक्सपेंस डेबिट, जैसे शादियां आ रही हो तो घर वाले कहते हैं खर्चे बढ़ रहे हैं, तो वो गिफ्ट जो देते हैं वो तो खर्चा ही होता है ना एक तरह का। तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, गिफ्ट गिफ्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 400। ना भाई इधर अटेंटिव होना पड़ेगा। अब जो साथ वाला बबलू था ना, उसको भी ज़रा मुतवज्जे कर लें। ये हाइब्रिड में लास्ट रो में कौन से मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुझे ज़रा बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल वही वाली रो, दरवाजे के साथ ही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट इज एओपी में नदीम इन्वेस्टेड मनी इन एओपी, नदीम ने एओपी में मनी इन्वेस्ट की, तो एओपी तो एंट्री करेगी कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। ये इन्वेस्टमेंट के वक्त क्या एंट्री करेगा? रिसीवेबल फ्रॉम एओपी और कैश क्रेडिट। ऑन इन्वेस्टमेंट, जब पैसा डालेगा, जब पैसा डालने के बाद, भाई क्या कर रहे हो, इधर देखो,
एओपी में पैसे डालते हुए ये एंट्री करेगा। जब एओपी अर्न करेगी प्रॉफिट, वो जो डिविजिबल इनकम में कहते थे तुम्हारा इतना हिस्सा है, जिसे ज्यादा वाली और कम वाली इनकम के दरमियान में शो करते थे, शेयर फ्रॉम एओपी। तो जब एओपी इसको अर्न करके देगी प्रॉफिट, तो इसका नाम होगा शेयर फ्रॉम एओपी। तो क्या एंट्री करेगा ये? रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। डन। फिर उसमें से जितना ये ड्रॉ करेगा, ड्राइंग करेगा, घर लेके आएगा, उसकी एंट्री ये करेगा। फर्ज करें एओपी ने इसको 70 कमा के दिया, इसमें इसकी सैलरी भी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था, प्रॉफिट का हिस्सा भी था, सारी चीजें थी। उसमें से इसने कहा मुझे उससे ड्रॉ करने दो पैसे। ये तो इसके बन गए ना, इसके बने, अर्न किए, मैंने रिसीव तो नहीं लिखा हुआ, अर्न किए। तो ये हिस्सा इसका अर्न हुआ है। अब जब से घर लेके जाना चाहे तो जरूरी नहीं होता एओपी कुछ रिटेन भी कर ले। तो एओपी को इसने कहा यार मुझे थोड़ा सा इसमें से दे दो, तो क्या एंट्री करेगी? कैश रिसीव्ड, एओपी से आपने कैश रिसीव किया, मनी विदड्रॉन, मनी विदड्रॉन। अब ड्राइंग वाली एंट्री तो फर्म करेगी ना, ड्राइंग होती थी, ड्राइंग एक ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट, शायद ये याद हो, इंट्रो में एंट्री पढ़ाई थी, वो ड्राइंग की एंट्री करेगी। हम तो ड्राइंग की एंट्री नहीं करेंगे, हम तो ड्रॉ करके पैसे घर ला रहे होंगे। तो कैश डेबिट, ड्राइंग क्रेडिट कहां से? कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। और फिर अगर हुकूमत ने इस पर टैक्स मांग लिया कि कितने पैसे घर क्यों लेके आए हो, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये इन्वेस्टमेंट इन एओपी की एंट्रीज हैं फ्रॉम द एंगल ऑफ पार्टनर, फ्रॉम द एंगल ऑफ एओपी नहीं। एओपी की एंट्रीज करी होगी यार, वो मैं नहीं बता रहा। इधर देखें, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, फिर एओपी जो है वो उसका सरमाया बढ़ा रही होगी, तो उस एतबार से मैं एंट्रीज नहीं कर रहा इसकी। चलें जी, हाइब्रिड में लास्ट रो प्लीज, डींगा मस्ती नहीं करनी। अच्छा, अब माय डियर आगे चलें जरा। ये जरा 3 कर लो नोट, स्पीड से तुम लगे हुए हो ना, जल्दी नोट करो। अच्छा माय डियर, साथ वाले को ऐसे प्यार से देखा करें जब मैं कहूँ अच्छा माय डियर। ये जो फिक्रा लिखा हुआ, इससे एंट्रीज बनाने की कोशिश करें जहन में। असल में ये कंपनी नहीं है, कंपनी नहीं है। कंपनी में अगर शेयर खरीदे होते हैं ना, उसको शेयर कहते हैं। ये कैपिटल असल में एओपी में होता है। अब इसने फर्म या पार्टनरशिप या एओपी का लफ्ज़ कहीं भी नहीं लिखा, लेकिन याद रखिएगा कंपनी में शेयर्स होते हैं, एओपी में जो उसका सरमाया होता है उसे कैपिटल कहते हैं। तो दिस इज कैपिटल। तो ही हैज अर्न्ड प्रॉफिट ऑफ 450, उसके लिए एओपी ने कितना कमाया बताएं, कहां करूं, किस एंट्री में करूं?
पहली वाली या दूसरी वाली? मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट तो उसने कई साल पहले की होगी इसमें, वो शायद बैलेंस शीट में भी नजर आ रही है मुझे। देखिए बैलेंस शीट में कोई इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है ऑलरेडी कि ये इन्वेस्टमेंट उसने की हुई है, ये शायद बहुत पुरानी की हो, इसलिए पहली एंट्री मैं नहीं कर रहा, पहली एंट्री का डेटा नहीं उसने मुझे दिया हुआ। उसने कहा एओपी ने इसके लिए कितना कमाया है? 450। उसने ड्रॉ कितना किया है? तो एओपी एंट्री करेगी ड्रॉइंग डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन उस क्या एंट्री करेगा नदीम? कैश आएगा, वो तो घर कैश लाएगा। कैश डेबिट कितना? 270। लेकिन पूरा रिसीवेबल रिसीव हो गया या सिर्फ 270? सारा नहीं दिया एओपी ने, ठीक है कोई मसला नहीं, टोन ना चेंज किया करें, दूसरी दफा भी 275 बोला करें। अम्मी मैं आ रहा हूं, अम्मी आ रहा हूं। उफ, हैरान हो जाते हैं, ऐसे ऐसे हैं बच्चे आजकल। लाहौर में ही मिल जाएंगे आपको, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो हैरान हो जाते हैं यार ये कि क्या। ही पे टैक्स ऑफ 40,000 ऑन फार्म इनकम। चलें जी, इन एंट्रीज को पोस्ट करें। जब एओपी मेरे लिए कमाएगी तो मैं क्या करूंगा? इनकम रिकॉर्ड करूंगा। जब मैं उसे घर लेके आऊंगा तो मैं कैश डेबिट करके रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे। इनकम की क्रेडिट करनी है, इनकम तो खुशी है ना, वो तो होगी, रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे, वरना रिसीवेबल खड़ा रहेगा ना हमेशा किताबों में अगर दोबारा इनकम बुक कर लोगे। चलें जी, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। रिसीवेबल ये पड़ा हुआ है, ये 2500 को पुरानी इन्वेस्टमेंट चली आ रही है, में पता नहीं कब की हुई है। रिसीवेबल डेबिट एंड शेयर फ्रॉम एओपी। जी बोलें। चलें जी, पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, बोले। कैश डेबिट कितना है रिसीवेबल? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। या हाइब्रिड में तीसरी रो में इनको सोया रहने दें, उठाना नहीं किसी ने प्लीज, सोया रहने दें। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, डोंट टेक इट सीरियस। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितने रुपए? 40 रुपए। अब तो ये 7 वालों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने उठाया नहीं इतनी देर से। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, पता ही नहीं होता आपको 7 वाला कहाँ पहुंचा है। टैक्स एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 40 से। नेक्स्ट, आगे चलें। He purchased a new plot at Elephant Mammals Elephant Society, sorry EMS Society for total price of 2 million। 20 लाख का खरीदा है। 20 बराबर किसने देनी है? 1-1 लाख की। बराबर क्लासों से लिखना चाहिए था वैसे, तो खैर है नहीं लिखा। अभी तक 7 लाख की किसने दे दी है? जी, क्या एंट्री करें? एडवांस डेबिट जी, कौन कौन सी एंट्री कर लें दोनों में से?
अच्छा, प्लॉट का कब्ज़ा, प्लॉट की ओनरशिप, प्लॉट के कागजात आमतौर पे कब मिलते होंगे? जब पहली दूसरी तीसरी किस्त दे देता होगा या तकरीबन आखिरी किस्त तक दे देता होगा, तब प्लॉट इसका बनता होगा। तो नॉर्मली प्लॉट आपका बन नहीं जाता, या आप ये नहीं कह सकते कि प्लॉट मेरा है। अगर मेरा है तो फिर तामीर शुरू करो, सोसाइटी वाले कहेंगे पहले किस्तें तो उतारो। तो प्लॉट तो किस्तें देने से नहीं बनता। प्लॉट्स में आमतौर पे ये प्लॉट इस टाइप की चीज़ नहीं है कि पहले आ जाएगी बाद में आप उधार उतारेंगे। प्लॉट में ये होता है कि आप किस्तें देना शुरू करते हैं, हो सकता है कोई एक दो किस्त आपकी रह जाए, यानी कि 20 किस्तें 18-19 आप दे दें तो वो शायद आपको प्लॉट नाम कर दें कि चलो अब इतनी किस्तें आ गई हैं, बाकी आ ही जाएंगी, वो ठीक है फिर। लेकिन अभी तो आपने सिर्फ शायद 20 में से 7 किस्तें दी हैं, तो प्लॉट तो मेरा नहीं ख्याल आपका अभी बना होगा। तो शायद यही बेहतर एंट्रीज़ हैं, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। तो आप जितना कैश दे दिया उसे क्रेडिट कर दें और राइट टू रिसीव प्लॉट को डेबिट कर दें। एडवांस का मतलब होता है राइट टू रिसीव प्लॉट। इंस्टेड ऑफ के प्लॉट को बैलेंस शीट में एसेट शो करें, इससे लोग समझेंगे कि शायद प्लॉट आपका हो गया है, लेकिन प्लॉट तो बड़ी देर से आपका होना है, जब आखिरी किस्त देंगे तब कभी आपको मिलेगा। तो 20 लाख को प्लीज़ इग्नोर करना पड़ेगा हमें पेपर में, खाली 7 लाख की एंट्री करनी पड़ेगी। एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, ये ऑलरेडी नज़र नहीं आ रहा तो नया लाइन आइटम डालना पड़ेगा। एडवांस फॉर प्लॉट इन ईएमई। जी, प्लॉट एडवांस फॉर प्लॉट डेबिट कैश क्रेडिट। नेक्स्ट, एक्सपेंस तो कभी भी नहीं है, नेवर। आगे चलें। साल के एंड पर मार्केट वैल्यू ज्वेलरी की 8 लाख हो गई है। नदीम ने कितने की ज्वेलरी पहनी, सॉरी रखी हुई थी? 5 लाख। साल के एंड पे कितने की हो गई है? 8 लाख की। क्या करूं? ज्वेलरी डेबिट 3 लाख से बढ़ गई ना, और इनकम क्रेडिट, ज्वेलरी डेबिट इनकम क्रेडिट। क्यों? तो लिखें वेल्थ स्टेटमेंट में कोई एंट्री नहीं करनी अगर एसेट्स वेल्थ स्टेटमेंट में कोई एंट्री नहीं करनी अगर एसेट्स पड़े पड़े महंगे या सस्ते हो जाएं। अगर एसेट्स पड़े पड़े, अगर एसेट्स पड़े पड़े महंगे या सस्ते हो जाएं। चलें जी, चलो चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे आखिरी पॉइंट होए। 29/2016 कितनी मुश्किल है देखा वेल्थ स्टेटमेंट बनाना, आसान है। 29/16 हिज बैंक बैलेंस वॉज 475। चलें इसका कौन बताएगा कि क्या करना है? मैं हाथ खड़ा करके बता दें क्या करना है। जी, एक्सेलेंट, बिल्कुल सही कहा। इसका टोटल कर देते हैं, टोटल में से इसका माइनस कर देते हैं बैंक बैलेंस को,
ताकि यहाँ अलग अलग कैश एंड बैंक नजर आने लग जाए। तो अभी कैश एंड बैंक सारा इकट्ठा चल रहा था, तो इसको टोटल करें 2735 और इसमें से बैंक अलग कर दें, कैश अलग कर दें। बैंक कितना है 4 5 एज पर क्वेश्चन के मुताबिक क्लोजिंग बैलेंस बैंक का इतना है, तो शायद बाकी क्या हो फिर बैलेंसिंग 2260। जी शो 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 डन। ओके, नाउ मुझे ये बताएं कि टोटल्स पहले इधर से कर लें, इधर से कर लें, टोटल बता दें ओवरऑल। फोर टाइम ये इस साल का प्रॉफिट समझ लें। अच्छा, डीएचए वाला प्लॉट तो शायद महंगा हो गया होगा, 4000 का हो गया होगा, क्या करेंगे उसका? कुछ भी नहीं, पड़े पड़े महंगे हो जाए तो कोई फर्क। जी नेट एसेट्स बताएं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। 10 ओके। अब आप इसका नाम रख देंगे वेल्थ स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2016। नेक्स्ट, इधर आप डालेंगे एक लाइन नई, ओपनिंग वेल्थ। अच्छा, ये जो मेरी क्लोजिंग वेल्थ है ना, ये अगले साल की ओपनिंग बनेगी। ये मेरी क्लोजिंग वेल्थ है, ये अगले साल की ओपनिंग बनेगी। इसी तरह मैंने पिछले साल की क्लोजिंग ढूंढनी है, वो यहां डाला करनी है, ओपनिंग वेल्थ यानी 30 जून 15 वाली
या यकम जुलाई 15 वाली, एक ही बात है। ओपनिंग वेल्थ, इस तरह के डायग्राम पिछले साल की देखते हैं। इस तरह के डायग्राम पिछले साल की सवाल में ऑलरेडी बनी हुई है। 11,000 माइनस 1,000 10,000, ये देख लें 10,000 कहां से उठा रहे हैं। डेट इज ओपनिंग वेल्थ 10,000, 10,000 जमा 410, 10,000 जमा 410, 10,410, ये 10,410 इस 10,410 से रिकंसाइल कर जाया करेगा। अब आपने ये नहीं कहना कि P&L और बैलेंस शीट आपस में रिकंसाइल करेंगे, नहीं 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 नहीं, इसका नाम है वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। फॉर टैक्स ईयर 2016। अच्छा जी, इसका नाम हम रखा करेंगे इनफ्लोस और इसका नाम रखा करेंगे आउटफ्लोस। इनकम्स और एक्सपेंसेस नहीं रखेंगे नाम। लेकिन ये गलत नाम है, सही नाम इनकम्स और एक्सपेंसेस ही हैं, ये गलत नाम रखे गए हैं क्योंकि इनफ्लो ये नहीं है। शेयर बेच के 150 नहीं आया, शेयर बेच के आपको पता है कि 350 आया था, तो ये गलत नाम है इनफ्लो। बहरहाल FDR चला रहा है, अब कई सालों से यही नाम चल रहा है, इसका नाम इनफ्लो गलत है। पेपर में इनफ्लो ही लिख के आएंगे, लेकिन इनफ्लो का मतलब ये नहीं कि यहाँ से कैश आएगा, यहाँ इनकम्स आती हैं एक्रूअल अकाउंटिंग वाली। और अगर कोई खर्चा है, हाउस होल्ड खर्चा, और वो बिजली का बिल है, तो खर्चा डेबिट पेबल क्रेडिट होगा, तो वो भी खर्चा इधर डालेंगे और इधर पेबल में डाल देंगे। अब ये नहीं सोचना कि वो आउटफ्लो नहीं हुआ, इधर आउटफ्लोज नहीं आते, इधर आते खर्चे ही हैं, लेकिन मजबूरी में लिखा गलत नाम करेंगे, इनफ्लोज और आउटफ्लोज। So it is called as wealth reconciliation statement. इनकम्स और एक्सपेंसेस के ऊपर डाल दिया करेंगे ओपनिंग वेल्थ, इनकम्स और एक्सपेंसेस के ऊपर डाल दिया करेंगे ओपनिंग वेल्थ। अब इसकी लॉजिक्स देख लें। एक बंदा कहते हैं मेरी ओपनिंग वेल्थ है 5 रुपए, हमने कहा ये क्या है, कहते हैं ये कैश पड़ा हुआ है मेरे पास, ये इसकी ओपनिंग वेल्थ है।
मैं कहा सर सैलरी इनकम कमाई है, कहते हैं हाँ सैलरी इनकम कमाई है मैंने। हमने कहा ठीक है, कैश डेबिट सैलरी इनकम क्रेडिट। मैंने कहा इस साल घर के खर्चे कितने किए हैं, कहते 12 के। क्या ठीक है। ये दोनों क्या कर गए, मैच। तो हमने कहा, तो इधर देखिए ना, हमने कहा तुम्हारी ओपनिंग वेल्थ कितनी है, कहते हैं 5। हमने कहा ये क्या है, कहते हैं पैसे पड़े हुए हैं घर में। सैलरी कितनी कमाई, कैश डेबिट सैलरी इनकम क्रेडिट। घर के खर्चे कितने किए, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश। तो बड़ा सिंपल डाटा हमने रखा है। अब इस सारे का ऑब्जेक्टिव समझ लें। थोड़े अरसे बाद कमिश्नर ने कहा यार तुम्हारे पास तो गाड़ी आ रही है 50 मिलियन वाली, तुम्हारे पास तो गाड़ी है 50 की। क्योंकि लोगों की इनकम्स पकड़ना मुश्किल है, एसेट्स पकड़ना आसान है। एसेट तो छुपाए नहीं छुपते, तो इसलिए इनकम्स पकड़ना मुश्किल था, इसलिए एफबीआर ने वेल्थ स्टेटमेंट का तरीका निकाला हुआ है। पूरी दुनिया में ही चलता है ये तरीका। तो इसकी गाड़ी पकड़ ली हमने। जब इसकी गाड़ी पकड़ी ना, तो ये बोला सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बिजनेस इनकम पे कमा रहा हूँ 50 की, वो मैं बताना भूल गया था। तो फिर वो ना चाहते हुए भी अपनी इनकम उससे बतानी पड़ेंगी। तो इसलिए वेल्थ स्टेटमेंट का ये मकसद होता है कि या तो आप इसके पास जाके देखो इसके पास पड़ा ही कैश है सिर्फ 23,000 रुपया, फिर तो बात समझ आती है। लेकिन अगर इसका मोटरसाइकिल भी निकल आया 70,000 वाला, तो ये कहेगा मैंने वलीमा हुआ था, मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमाई थी सलामी, सॉरी मैं वो बताना भूल गया था। कहीं ना कहीं से तो ये पकड़ा जाएगा। तो इसलिए ये वेल्थ स्टेटमेंट का सारा मकसद होता है कि हम एफबीआर वाले जाके देखते हैं कि इसके घर 23,000 पड़ा हुआ है। अगर 23,000 के अलावा भी कुछ पड़ा हो तो वो इधर डालते हैं। फिर ऑब्वियसली इसको कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनकम, क्योंकि जब तक एफबीआर को पता नहीं होती उसका नाम रखते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनकम। फिर उसकी एक्सप्लेनेशन मांग के उसका नाम रख देते हैं, फिर ये सारी कैलकुलेशन दोबारा करते हैं। ये सारा मकसद होता है वेल्थ स्टेटमेंट का। इसीलिए कभी लोग एतराज़ करते हैं लंदन में तुमने फ्लैट बनाए हुए हैं, अब उनको पता नहीं है कि पैसे कहाँ से आए हैं। इनकम्स तो पता चलाना बहुत मुश्किल है कहाँ कहाँ से आ रही हैं, लेकिन कम से कम एसेट नज़र आने लोगों को शुरू हो जाते हैं। फिर लोग एतराज़ करने शुरू कर देते हैं कि ये कहाँ से आ गए। तो ये एक सादा सी वेल्थ स्टेटमेंट मैंने आपके सामने बनाने की कोशिश की थी, जिसमें लॉजिक भी बताइए क्यों रिकनसाइल कर जाती है। साल के शुरू में क्या जायदाद थी, 5। असल में मकसद देखें क्या होता है, ये देखें ये जायदाद होती है, ये जायदाद में चेंज आती है। तो साल के एंड पे जायदाद इतनी होनी चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है भी इतनी ही। चलें जी, ये नोट कर लिया आपने, फिर आगे चलते हैं। ओके जी, क्या हुआ, बोले उंची बोले। हाँ ये
मेरे भाई अगर किसी को गिफ्ट इन काइंड मिलेगा तो उसकी क्या एंट्री होगी? मैं ये नहीं पूछ रहा ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए है। वेल्थ स्टेटमेंट में तो गिफ्ट इन काइंड की एंट्री होगी। मिसाल के तौर पे उसको गाड़ी मिली है, कार डेबिट इनकम क्रेडिट, तो ये एंट्री हम करेंगे, इनकम में डालेंगे। हाँ, लेकिन ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जानी है नहीं जानी है वो देखेंगे, रिलेटिव से मिली है या नॉट रिलेटिव से। लेकिन गिफ्ट इन काइंड अगर मिला है तो वेल्थ स्टेटमेंट में इसकी एंट्री क्या होनी है वो मैंने आपको करके दिखा दी है। पेज नंबर 339 वेल्थ स्टेटमेंट। खामोश। कमिश्नर नोटिस भेज के किसी भी बंदे को कह सकते हैं, इंडिविजुअल को, कि तुम फाइल करो अ वेल्थ स्टेटमेंट, इट विल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, इसमें ये चीजें होंगी। तो देखते हैं जी वेल्थ स्टेटमेंट में क्या क्या होगा। वेल्थ स्टेटमेंट में आपके एसेट्स आएंगे इंक्लूडिंग फॉरेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये वो टाइपिंग एरर होगी, इसको सही कर लें। टोटल एसेट्स आएंगे आपके इंक्लूडिंग सर नहीं 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 नहीं, टोटल एसेट्स इंक्लूडिंग फॉरेन एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग फॉरेन लायबिलिटीज। ठीक है, टोटल एसेट्स इंक्लूडिंग फॉरेन एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग फॉरेन लायबिलिटीज ऑफ द पर्सन एज ऑन द डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। फिलहाल हमने किस डेट पे बनाया है? 30 जून 2016। टोटल एसेट्स इंक्लूडिंग फॉरेन एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग ऑफ द पर्सन्स स्पाउस, माइनर चाइल्ड तो नहीं, एक तो नहीं, अल्लाह ने कई दिए होंगे उसको, माइनर चिल्ड्रन एंड अदर डिपेंडेंट्स, अगर माँ बाप उसके पास रह रहे हैं और वो भी अब उस पर डिपेंडेंट हुए हैं। एज ऑन, एसेट्स और लायबिलिटीज एज ऑन होती हैं, एज ऑन द डेट और डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। Assets of spouse shall only be included in the wealth statement of the person if the spouse is dependent। और अगर spouse independent है, अपना काम खुद कर रही है, अपने फुट पे खुद स्टैंड कर रही है, तो फिर इस सूरत में तो वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट अपनी जमा करवा रही होगी ना, अगर खुद नौकरी कर रही है, खुद कोई काम कर रही है। एनी एसेट्स इंक्लूडिंग फॉरेन एसेट्स ट्रांसफर्ड बाय द पर्सन टू एनी अदर पर्सन, जैसे गिफ्ट वगैरह। ड्यूरिंग द पीरियड, फॉर द ईयर या ड्यूरिंग? इधर लिखा था एज ऑन, इधर लिखा हुआ है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग द पीरियड और पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिस एंड द कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर का मतलब बताएं, और कितने का बेचा। गिफ्ट भी हो सकता है और डिस्पोजल भी हो सकती है। एसेट ट्रांसफर दूसरे को किस किस तरीके से होते हैं? मुफ्त में दे दें या बेच दें। इस सवाल में हमने दोनों चीजें की हैं, गिफ्ट में हमने उसको क्रॉस चेक दिया था और डिस्पोजल के अंदर हमने शेयर्स डिस्पोज किए हैं। टोटल खर्चे, इस सवाल में बहुत से खर्चे थे, 3-4 खर्चे थे। टोटल खर्चे
इनकट बाय द हिज बीवी, बच्चे एंड अदर डिपेंडेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड, एज ऑन नहीं, एज ऑन द डेट नहीं, ड्यूरिंग द पीरियड। एंड डिटेल्स और सच खर्चे, और क्या क्या किया, बच्चों की स्कूल फीस कितनी पे की, बेगम ने कितने के कपड़े खरीदे, शौहर ने कितने के जूते खरीदे, बच्चों ने कितने के बल्ले खरीदे। एक्सपेंसेस की डिटेल। एंड और आखिर में एक और चीज क्या बनानी है, जो हमने सबसे पहले बनाई थी उधर व्हाइट बोर्ड पे, जिसके ऊपर इनकम एक्सपेंसेस ओपनिंग वेल डाली थी लाल कलर। ये आपने कब जमा करवानी है, ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस, जो आपको डेट कह देगा उस डेट तक आपने ये जमा करवानी है। हर रेजिडेंट इंडिविजुअल shall furnish a wealth statement and wealth along with the return. रिटर्न नॉर्मली कब जमा कराई जाती है, नॉर्मली फाइल्ड ऑन। अलॉन्ग का क्या मतलब है, अलॉन्ग का उसके साथ जमा करवानी है। यानी ये जो मैंने आपको 2 सफ़े और बना के दिए हैं, एक सफ़े का नाम हमने रख दिए वेल्थ स्टेटमेंट, और दूसरे सफ़े का नाम हमने क्या रख दिया, भाई ये ज़रा उससे तस्वीर भेजो, ये क्या है, ये तो EM ही है। अच्छा, एक सफ़े का नाम हमने क्या रख दिया, वेल्थ स्टेटमेंट, और दूसरे सफ़े का नाम वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये किसने जमा करानी है, रेजिडेंट इंडिविजुअल ने। इट विल बी फर्निश्ड बाय द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द, वही बात, ड्यू डेट क्या है फर्निशिंग रिटर्न की आजकल पाकिस्तान में, 30 सितंबर। एवरी पार्टनर ऑफ एओपी, टेस्ट आया था ना मंडे को, उसमें कौन था, जमशेद और सुल्ताना था। मंडे को याद है ना, 3-4 दिन पहले की बात कर रहा हूं, जमशेद और सुल्ताना, सैटरडे को, 5 दिन पुरानी बात थी। कितने लोगों को याद है जमशेद और सुल्ताना, और एक सुहेल खालिद और काजी वाला न्यूमेरिकल भी याद होगा आपको। तो हर पार्टनर ने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट अलग अलग जमा करानी होती है। देखना, नदीम भी तो किसी फर्म में पार्टनर था भी, तो हर पार्टनर ने अपनी रिटर्न वेल्थ स्टेटमेंट अलग अलग जमा करानी है। Every partner of an AOP shall furnish wealth statement and wealth reconciliation statement along with the return of AOP. अगर एक बंदा अच्छा, अब कभी कभी ना सवाल आता है कि किन लोगों ने वेल्थ स्टेटमेंट जमा करानी है, तो उसका जवाब देख लें। Commissioner may by notice require any individual, every resident individual, every partner of an AOP, ये 3 लोग हैं। Commissioner may by notice require any individual, every resident individual और every partner of an AOP। इन्होंने क्या जमा करवानी है, वेल्थ स्टेटमेंट भी और वेल्थ, अच्छा वेल्थ स्टेटमेंट बनाने के बाद आपको ख्याल आया कि मैंने प्लॉट इन एंटार्क्टिका तो शो किया नहीं, और एक प्लॉट मेरा मून के ऊपर है वो भी मैंने शो नहीं किया। तो इफ अ पर्सन डिस्कवर्स एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट इन वेल्थ स्टेटमेंट, ही कैन रिवाइज इट। कोई मसला नहीं, रिवाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बाय इन्फॉर्मिंग टू कमिश्नर। इंटीमेशन किसको देनी है, यार ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये आपको कब समझ आएगी, जब हम 122 का 9 पढ़ लेंगे। अभी हम 116 पे हैं।
रिवाइज्ड वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी जमा करानी पड़ेगी, जाहिर सी बात है यार, जब ये ऊपर वाली चीज रिवाइज कर रहे होंगे तो थल्ले वाली चीज भी रिवाइज करनी पड़ेगी। और रीजंस भी बतानी पड़ेंगे। डन। अच्छा, इफ कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन दैट रिवीजन इज मेड फॉर करेक्टिंग अ भोली ओमिशन, बोनाफाइड क्या मतलब? भोली, इनोसेंट ओमिशन। अगर कमिश्नर मुतमिन है, ये तो कल भी बात हुई थी, अगर आप इनोसेंट ओमिशन किया या रॉन्ग स्टेटमेंट दिया, ही विल डिक्लेयर सच रिवीजन एज वैलिड, वो इस रिवीजन को वैलिड करार दे देगा। अच्छा माय डियर, वेल्थ स्टेटमेंट कितने अरसे में रिवाइज की जा सकती है? विद इन फ्रॉम द डेट, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अच्छा, मेरा है टैक्स ईयर 2023, इसकी रिटर्न मैंने कब जमा करवानी है? 23 को रिटर्न जमा करवानी है। जमा अलॉन्ग विद का मतलब पता है ना, अलॉन्ग विद अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, स्टेटमेंट। ठीक है, अब मैं रिवाइज कब तक कर सकता हूं? रिवाइज आई कैन रिवाइज बाय 30 सितंबर 28। कितने साल के अंदर? अंदर 5 साल के अंदर। नोट कर ले। भाई ये हाइब्रिड में जो है वो कुछ बच्चे बॉयज़ में शोर कर रहे हैं, अब इनको क्लास से निकालना पड़ेगा। भाई ऐसा करें कि ये जो लास्ट 2-3 रोज़ है ना बॉयज़ की, इनकी तरफ वीडियो देख के बताएं कौन किसने आज बोला है, कौन शोर कर रहा है। ठीक है मोहतरम, जो उधर बैठे हुए हैं भाई आप भी ज़रा देख लें, हद होती है, क्लास चल रही है, इतना भी नहीं पता। ओके, वेल्थ स्टेटमेंट कब तक रिवाइज की जा सकती है माय डियर? 5 साल में। 5 साल कब से गिनने शुरू करनी है? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अच्छा जरा रिवाइज करें। कमीशन नोटिस देके क्या मांगेगा? इसमें आपने अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज बताने हैं, पाकिस्तान वाले भी और बाहर के मुल्क वाले भी, और अपने बीवी बच्चों के बताने हैं, लेकिन डिपेंडेंट की बीवी आप पे डिपेंडेंट हो। फिर इसके बाद आपने एसेट ट्रांसफर बताने हैं, एसेट्स ट्रांसफर की डिटेल बतानी है, और उसके बाद क्या बताना है आपने? टोटल खर्चे, और इन द एंड वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये किस किसने जमा करानी है? हर इंडिविजुअल ने और हर पार्टनर ऑफ एओपी ने। अगर आपको गलती मिल गई तो गलती को सही कर सकते हैं, लेकिन रीजंस भी बतानी है मैंने क्या गलती की और उसको कैसे सही कराऊं। और अगर कमिश्नर की ये राय है कि आपने कोई भूली ओमिशन कर ली है तो कोई मसला नहीं, आप उसको सही कर सकते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट कितने अरसे में रिवाइज हो सकती है? 5 साल के अंदर। ओके, पेज नंबर 341, इट इज द सेम कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट। $10,000 से ज्यादा आपकी फॉरेन इनकम हो या बराबर, और $1,00,000 से ज्यादा या बराबर आपके फॉरेन एसेट्स हो, तो आपने एक स्टेटमेंट जमा करवानी है, जिस स्टेटमेंट का क्या नाम है? फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। हर रेजिडेंट इंडिविजुअल ने जिसकी बाहर की इनकम है या बाहर के एसेट्स हैं shall furnish a, it shall be in the prescribed form and verified। वेरीफाई का मतलब होता है साइन साइन होंगे। इसमें क्या होगा? वही होगा जो पीछे पढ़ के आए हैं। क्या क्या? फॉरेन एसेट्स होंगे और फॉरेन
लेकिन माय डियर ये एज ऑन होंगे फॉर द ईयर नहीं, क्योंकि एसेट्स तो एज ऑन होते हैं ना, एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर। और क्या होगा भाई यार, वही जो भी पढ़ के आए हैं, फॉरेन एसेट्स ट्रांसफर्ड बाय द पर्सन टू एनी पर्सन ड्यूरिंग द ईयर एंड द कंसिडरेशन, तो वही चीजें चल रही हैं। एंड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ फॉरेन इनकम डिराइव्ड एंड एक्सपेंसेस, यहां इसने एक्सपेंसेस के साथ एक नई चीज डाल दी, कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ फॉरेन इनकम डिराइव्ड, लेकिन वहां सिर्फ एक्सपेंसेस का लफ्ज लिखा हुआ था, ये नई चीज है। कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ फॉरेन इनकम डिराइव्ड एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड during the year and that the expenditure should be wholly and exclusively for the purpose of deriving the, और एक्सपेंडिचर उसी इनकम के लिए होना चाहिए वरना हम आपको माइनस करने नहीं, ये तो आपको पता ही है, एक्सपेंडिचर उसी इनकम के लिए होना चाहिए वरना आपको माइनस नहीं करने दिया जाएगा। एंड ये भी बताएं, गिव पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, इनकम और एक्सपेंसेस अपनी बताएं और बताएं कि ये खर्चे सिर्फ उसी इनकम के लिए किए गए हैं। पॉइंट 2, कमिश्नर नोटिस भेज के किसी भी इंडिविजुअल को कह सकता है फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट जमा करवा दें, हु इन द ओपिनियन ऑफ कमिश्नर वाज रिक्वायर्ड टू फर्निश इट बट हु हैज फेल्ड टू डू सो। कौन मतलब बताएगा उर्दू में, जी बताएं। कमिश्नर किसी भी बंदे को कह सकते हैं यार मुझे पता चला तुम्हारी $11,000 इनकम है और तुमने फॉरेन इनकम स्टेटमेंट जमा नहीं कराई, तो उसको जमा करानी पड़ेगी। दोबारा पढ़ लें फिक्रा, कमिश्नर नोटिस दे के कह सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल को कि फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट जमा करवाएं जो कमिश्नर के राय में जमा करवाना जरूरी था, बट हु हैड फेल्ड टू, लेकिन उसने नहीं जमा कराई। इट विल बी फर्निश, कब तक जमा कराएंगे, जो डेट किस में बताई हुई है, नोटिस के अंदर बताई हुई है। ओके अच्छा, मुझे इसका जवाब दें। अच्छा, ये किसी ने वो समरी देखनी है तो ये रिटर्न किस किसने जमा करानी है, इसकी समरी एंड पे दी हुई है, वो आप लोग खुद ही जाके देख लीजिएगा। अच्छा, अच्छा एक सवाल है ग्रांटेड इम्यूनिटी वाला, वो जरा ढूंढने की तरह। माय डियर प्लीज सीरियस, नहीं माय डियर 18 तो नहीं होगा। वेल डन। लिस्ट द पर्सन्स हु मे बी ग्रांटेड इम्यूनिटी फ्रॉम फाइलिंग रिटर्न by reason of owning immovable property with a land area of 500 square yard or more or any flat located in areas falling within the municipal limits। ये इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी रिलैक्सेशन ना, छूट, छूट जिसको कह सकते हैं आप, इम्यूनिटी छूट होगी ना। वैसे तो कॉन्टेक्स्ट से समझ आ ही रही है आपको बात, कि कोई ऐसा बंदा है जिसका सिर्फ 500 स्क्वायर यार्ड या उससे ज्यादा एरिया है या फ्लैट है म्यूनिसिपल लिमिट्स में, वो चाहता है कि मैं रिटर्न जमा ना करवाऊं, तो इसमें ग्रांटेड इम्यूनिटी यानी ग्रांटेड रिलैक्सेशन, छूट कब दे दी जाएगी, जब आप विडो हो, ऑर्फन हो, और वो 4 बातें और 3 पॉइंट 3 नंबर थे बस इसके। अच्छा नेक्स्ट, एक क्वेश्चन 18 कर लिया हमने, इसके बाद यार ये कर सकते हैं आप, वेल्थ स्टेटमेंट बना सकते हैं आज जाहिद की, देख लें, पता नहीं अब गड़बड़ ना करें कोई। मोटर व्हीकल भी है, बिजनेस में कैपिटल भी है, किसी में पता नहीं क्या करेंगे। इसने तो काफी कुछ कर लिया इस साल, कर लेंगे। वैसे आधी अगर सही होगी तो आईकैप ने पास कर देना है आपको, ये मैं बता रहा हूँ। पता नहीं जी है आईकैप कहते आधी चीज सही कराओ, ये कर लेंगे होमवर्क में क्वेश्चन 20। चलें, साथ वाले के सर पे शफकत का हाथ रख दें और
अब उसके बालों को ज़रा घुमाएं,